विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर लघु कथा लेखन में किस तरह की कहानी लिखी जानी मेरे चाहिए। परीक्षा भवन में आपको बच्चों कक्षा 10 से रिलेटेड आपको की परीक्षा होने समझ में ही नहीं आती कि आप क्या लिखें। तो आज विद्यार्थियों को जो इस तरह की परेशानी आ रही है लघु कथा लेखन में, इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप लघु कथा लेखन के अंतर्गत दिए गए शीर्षक या जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसके अंतर्गत किस तरह से आप आसानी से कहानी लिख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लघु कथा लेखन के अंतर्गत आप कहानी कैसे लिखें, किस तरह की कहानी लिखी जानी चाहिए, कितना लिखना है और क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लघु कथा लिखते समय कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं आइए देखते हैं। पहला है, शीर्षक को हमेशा ध्यान में रखकर कहानी लिखना आरंभ करें। जो भी शीर्षक दिया गया है उससे आपको भटकना नहीं है, उस शीर्षक को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, किसी लेखक द्वारा लिखी कहानी को बिल्कुल वैसे ही ना लिखें। यहाँ पर हो सकता है जो भी शीर्षक आपको लघु कथा के लिए दिया गया है उस पर आधारित आपने पहले भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रखी हों, लेकिन वो सारी कहानियाँ उस लेखक की रचनात्मकता को दिखाती हैं, उस लेखक की क्रिएटिविटी को दिखाती हैं। यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो कहानी में थोड़ा सा बदलाव करके या उससे मिलती जुलती कहानी या कैरेक्टर्स थोड़ा सा बदल करके आप उस कहानी को लिख सकते हैं। कहानी लेखन के लिए दी गई शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। कुछ नियम बताए गए हैं कि कितने शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर जो शब्द सीमा है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ना तो कहानी बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत बड़ी। शब्द सीमा जो दी गई है उसके आधार पर आप कहानी लिखें। वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचें। कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है कि बार बार एक ही जो सेंटेंस है, एक ही जो वाक्य है उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसे लिखते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कहानी में 2-3 से ज़्यादा पात्रों को सम्मिलित ना करें। कहानी बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड ना करें। यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सभी संकेत बिंदुओं का प्रयोग कहानी लिखते समय ज़रूर करें। संकेत बिंदु के आधार पर अगर कहानी लिखना है आपको तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी संकेत बिंदु हैं वो सारे संकेत बिंदु कहानी लिखते समय आपको प्रयोग करना है। संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखने के बाद कहानी का शीर्षक ज़रूर लिखें। जब संकेत बिंदुओं के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो कहानी का शीर्षक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर जैसी भी कहानी आपने सोच रखी है उसके आधार पर एक शीर्षक आपको ज़रूर बना करके लिखना है। कहानी के अंत में नैतिक मूल्य लिखना ना भूलें। नैतिक मूल्य लिखना बहुत आवश्यक है। हर कहानी के अंत में नैतिक मूल्य लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न के लिए आपको पूरे अंक मिलेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि लघु कथा लेखन में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरह से आपसे लघु कथा लेखन में प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लघु कथा लेखन के यहाँ पर लिखे हैं ये सारे सैम्पल पेपर्स से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो है सीधे सीधे टॉपिक दे देना, जैसे कि बीता समय हाथ नहीं आता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लालच बुरी बला, संगठन की ताकत, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सादा जीवन उच्च विचार, सच्ची मित्रता, समय बड़ा बलवान, मेहनत का फल, कल करे सो आज कर। तो इस तरह से सीधे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और इस पर आपको कोई कहानी लिखनी होगी। दूसरे तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है लघु कथा लेखन में वो है संकेत बिंदु देकर। अब यहाँ पर जो संकेत बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर कहानी का कोई शीर्षक नहीं होगा, शीर्षक आपको खुद लिखना होगा। तो एक ये तरीका है, जैसे कि पहला है संकेत बिंदु देखिए आप, बादशाह अकबर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हथियार के बारे में पूछना, सभी ने अपनी राय दी, बीरबल ने कहा समय ही उपयोगी सर्वश्रेष्ठ हथियार, उदाहरण देना। तो इस तरह से और भी कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे जो प्रश्न है PDF के रूप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी 2 टॉपिक दिए गए हैं जो कि ऑलरेडी सैम्पल पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो तीसरे तरह का जो प्रश्न है वो है आत्मकथा के रूप में। तो यहाँ पर जैसे कि नदी की आत्मकथा, ट्रैफिक लाइट की कहानी, उसी की जुबानी, पेड़ की आत्मकथा। तो इस तरह से लघु कथा लेखन में किसी भी चीज़ की आत्मकथा भी पूछी जा सकती। तो आइए देखते हैं ये जो तीनों ही तरह के जो प्रश्न लघु कथा लेखन में पूछे जाएंगे इन पर आप कहानी कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो पहले तरीके का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि सीधे सीधे आपको टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको कहानी लिखना होगा। इस वीडियो में 2 टॉपिक मैंने चुना है, उन पर आप कहानी कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे। पहला है लालच बुरी बला और दूसरा है संगठन की ताकत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लेंगे संगठन की ताकत। तो यहाँ पर जो टॉपिक आज का है वो है संगठन की ताकत। संगठन का मतलब होता है एकता।
एक साथ रहना, कोई भी कार्य समूह में या एक साथ करना। तो एकता में बल या संगठन की ताकत, ये दोनों ही जो शीर्षक हैं वो एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली बात जो है वो ये सोचनी है कि आपने इस टॉपिक पर कहीं कोई कहानी पहले पढ़ी है, इस चीज़ को आपको याद करना है। तो इस टॉपिक पर जो कहानियाँ हो सकती हैं वो एक है किसान और उनके बेटों की कहानी, जिसमें कि एक किसान रहता है जो कि अपने बेटों को एकता के महत्व को बताने के लिए वो उनसे लकड़ियाँ लाने के लिए कहता है। और पहले तो वो लकड़ियाँ को अलग अलग तोड़ने के लिए कहता है जो कि उनके बेटे आसानी से तोड़ पाते हैं, और बाद में जब वो सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बना देता है तो जो उसके बेटे हैं वो कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाता। और इसके बाद किसान अपने बेटों को बताता है कि अगर तुम साथ रहोगे तो तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। एक ये कहानी, और दूसरा है कबूतरों की कहानी जो कि दाना चुगने के लिए ज़मीन पर आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। सभी कबूतर एक साथ उड़ करके जाल को उड़ा ले जाते हैं और बाद में उससे बच जाते हैं। तो ये जो दो कहानी है ये एकता में बल या संगठन की ताकत को दर्शाती है। अब हमें इन्हीं टॉपिक से लेकर के कोई नई कहानी बनानी है। अगर आप इन्हीं कहानियों को ऐसे ही लिख देंगे तो शायद आपको नंबर उतने ना मिले, क्योंकि यहाँ पर ये रचनात्मक लेखन का सेक्शन है, टॉपिक है, और यहाँ पर आपकी रचनात्मकता को आपको दिखाना है। तो यहाँ पर कोई ऐसी कहानी बनाइए जो कि आपकी अपनी हो। अब हम इन्हीं कहानियों में से एक नई कहानी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक नई कहानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो किसान और उसके बेटों की कहानी है उसे मैंने थोड़ा सा बदल करके यहाँ पर एक नई कहानी बनाई है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह की कहानी है। एक गांव है, वहाँ पर 4 भाई रहते हैं। वो सभी खेती बाड़ी करते हैं और हो सकता है ये जो खेती की ज़मीन है वो उन्हें अपने पिता से मिली है। अब ये चारों भाई बहुत सुखी हैं। समय के साथ एक एक करके चारों भाइयों का विवाह हो जाता है और जो पत्नियां घर में आती हैं देखते ही देखते पत्नियों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपस में मनमुटाव भी शुरू हो जाता है। अब पत्नियों में ये जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं उसे देखते हुए सभी भाई ये तय करते हैं कि अब खेतों का बंटवारा करके सभी अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। इस तरह से खेतों का बंटवारा हो जाता है और सभी अपने अपने खेत जो है वो देखने लगते हैं। अब इसके बाद फसल उतनी अच्छी नहीं होती। अब जब लोग अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं तो उनकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि तब होती थी जब वो सब एक साथ खेतों में काम करते थे। अब देखते ही देखते चारों भाई जो हैं वो कर्ज में डूबने लगते हैं और घर में सभी दुखी रहने लगते हैं। जब चारों भाई बैठकर इसका कारण ढूंढते हैं तो यही समझ में आता है कि इसका असली कारण जो है वो एक दूसरे से अलगाव है। जो वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, इसी कारण ये सभी कर्ज में डूब गए हैं और अब सभी दुखी हैं। सभी जो भाई हैं वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, पत्नियों को भी समझाया जाता है और इसके बाद वो एक बार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि एकता में बल होता है। संगठित होकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो आसान भी हो जाता है और हमें सफलता भी मिलती है। तो इस तरह से आप किसी भी कहानी से थोड़ा सा उसे अलग करके आप एक नई कहानी के रूप में इसे बदल सकते। परीक्षा में जो प्रश्न के अनुसार इस कहानी को आप कैसे अच्छी तरह से लिखेंगे, आइए मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। सबसे पहले आप जो कहानी है उसका शीर्षक जो दिया गया है वो आप लिखेंगे, संगठन की ताकत। अब यहाँ पर जो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ये कहानी बताई है उसको आप उत्तर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक गांव में 4 भाई रहते थे, उनमें आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने पिता द्वारा दी गई जमीन पर एक साथ खेती करते थे। मिलजुल कर काम करने पर काम आसान भी हो जाता और हर साल उनकी फसल बहुत अच्छी होती। फसल बेचकर उन्हें बहुत मुनाफा भी होता। कुछ ही सालों में एक एक करके सभी भाइयों का विवाह हो गया। कुछ दिनों में ही छोटी छोटी बातों पर उनकी पत्नियां एक दूसरे से लड़ने लगी। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाइयों ने फैसला किया कि अब वे अपने परिवार का ध्यान खुद रखेंगे। इस फैसले के बाद खेतों का भी बंटवारा कर लिया गया। इस फैसले से पत्नियां बहुत खुश थीं। सभी अपने अपने खेतों में मेहनत करने लगे। खेतों के काम का पूरा भार अब भाइयों को अकेले ही उठाना पड़ता। यदि कभी कोई बीमार हो जाता तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं रहता। इसका असर खेतों की फसल पर और खेतों से आने वाली आमदनी पर भी पड़ने लगा। देखते देखते चारों भाई कर्ज में डूबने लगे। वे सभी उन दिनों को याद करते जब वे एक साथ काम करते थे। किसी के बीमार पड़ने पर भी खेतों का काम कभी भी नहीं रुकता था। अच्छी आमदनी के कारण उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। अब भाइयों को यह समझ में आ गया था कि एक साथ रहने में जो ताकत है वह अलग अलग रहने में नहीं। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी यह बात समझाई। सभी ने एक दूसरे से माफी मांगी और यह फैसला किया
कि वे पहले की तरह एक साथ हंसी खुशी रहेंगे और काम करेंगे। तो ये कहानी इस तरह से आप लिखेंगे और इसकी जो नैतिक शिक्षा है उसे भी आपको अंत में लिखना है। नैतिक शिक्षा, कोई भी कार्य यदि संगठित होकर किया जाए तो वह आसान हो जाता है और उसमें सफलता भी मिलती। इसके बाद जो दूसरी कहानी है वो है लालच बुरी बला। अब लालच बुरी बला से संबंधित बहुत सारी कहानियां हमने पहले भी पढ़ी हैं। अब एक जो कहानी है वो लालची कुत्ते की कहानी है, जिसके मुंह में एक हड्डी होती है। हड्डी का टुकड़ा लेकर के वो जब जाने लगता है तो वो अपनी जो परछाई है वो बहती हुई नदी में देखता है। नदी में उसे अपनी ही परछाई देखती है और जो हड्डी का टुकड़ा उसने अपने मुंह में पकड़ रखा है वही हड्डी का टुकड़ा उसे परछाई में भी नजर आता है। लेकिन कुत्ते को ये समझ में नहीं आता है कि वो जो परछाई है वो उसी की है और उस हड्डी को पाने के लिए भी जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है उसकी अपनी जो हड्डी है जो उसने मुंह में पकड़ रखी थी वो भी पानी में गिर जाती है। तो इससे यही पता चलता है कि लालच जो है वो अच्छी बात नहीं है। और दूसरा है सोने का अंडा। अब यहाँ पे आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी, जो कि रोज़ एक सोने का अंडा दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर जो मालिक था उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं सारे अंडे एक साथ ले लूँ। इस लालच के कारण वो उस मुर्गी को मार डालता है। रोज एक सोने का जो अंडा मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसने लालच में कितना बड़ा नुकसान कर। अब यहाँ पर इन्हीं कहानियों को आधार बना करके आप एक नई कहानी की रचना कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कहानी में भी जानवर ही हो, आप उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मनुष्यों को भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पर किस तरह की कहानी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर किशोर नाम का एक आदमी होता है, वो बहुत ही आलसी होता है। उसकी इच्छा होती है कि वो कम मेहनत करके जल्दी ही धनवान बन जाए। इस इच्छा के कारण, इस विचार के कारण वह बुरी संगत में पड़ जाता है और बुरी संगत के कारण उसके अंदर जुए की लत भी लग जाती है। जुआ मतलब गैम्बलिंग। अब यहाँ पर जो भी वो थोड़ा बहुत कमाता है दिन भर उसे वो जुए में लगा देता है। जब पत्नी को इस बात का पता चलता है तो पत्नी उसे मना करती है, परंतु किशोर जो है वो नहीं मानता। कभी जुए में जीतता, कभी हारता है। कभी वो जुए में जीतता भी है और कभी वो हार भी जाता है। जीतने पर उसका लालच बढ़ता जाता है, लेकिन जब भी वो जीतता है तब उसका लालच जो है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर एक दिन उसके मन में इस तरह का विचार आता है कि क्यों ना मैं बहुत सारे पैसे इस जुए में लगाकर एक साथ बहुत बड़ी बाजी जीत जाऊँ। ये सोच करके वो पत्नी से बिना बताए उसके गहने जुए में लगा देता है, लेकिन इस बार वो बुरी तरह हार जाता है। दोस्तों से झगड़ा भी हो जाता है। अब यहाँ पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो हार चुका है। अब इसी बात को लेकर के जो दोस्त हैं उनसे उसकी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जब आसपास के लोग उसे देखते हैं तो उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। पत्नी जैसे ही किशोर के बारे में सुनती है कि वो अस्पताल में है, वो उसे देखने के लिए अस्पताल आती है और किशोर जो है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के सामने कसम खाता है कि वो अब मेहनत करेगा और लालच नहीं करेगा। तो इस तरह की छोटी कहानी आप तुरंत बना करके लघु कथा टॉपिक जो है उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी को आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उसे आप लिख लेंगे, लालच बुरी बला। अब मैंने जो आपको फ्लो चार्ट के रूप में इस कहानी के बारे में बताया है उसे आप किस तरह से उत्तर के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। वह बहुत ही आलसी था। बिना मेहनत किए वह जल्द से जल्द धनवान बनना चाहता था। अपनी इसी तरह की सोच के कारण जल्दी ही वह बुरी संगत में पड़ गया। बुरी संगत के कारण उसे जुए की लत भी लग गई। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे वह जुए में उड़ा देता। पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुई और उसने उसे जुआ खेलने से मना किया। किशोर ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता रहा। कभी कभी वह जुए में जीत भी जाता। जीतने पर उसका लालच और बढ़ जाता। अपने इसी लालच के कारण एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार में ही बड़ी रकम जुए में लगाकर बहुत सारा पैसा जीत लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने चुपके से पत्नी के गहने और उसके द्वारा बचाए गए कुछ पैसे ले लिए। उस दिन जब उसने इतनी बड़ी रकम जुए में लगाई तो वह बुरी तरह हार गया, लेकिन वह अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को लेकर बाकी के दोस्तों से उसका झगड़ा हो गया। इस लड़ाई झगड़े में वह बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। पत्नी को जैसे ही यह खबर मिली वह दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। किशोर ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और यह वादा किया कि अब वह सिर्फ मेहनत करेगा और लालच
लालच कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लालच बुरी बला है। तो इस तरह से कहानी आप लिख सकते हैं। और नैतिक शिक्षा होगी, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरे तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है वो है संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं को देखते हुए आपको लघु कथा लिखनी है। यहाँ पर पहला जो है वो बचपन में शरारती स्वभाव का होना, गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ सुंदर बन जाना, मचान पर बैठकर बाघ की प्रतीक्षा करना, बाघ को देखते ही साहस का छू मंतर हो जाना, 2 घंटे बाद बाघ का जंगल लौट जाना, चैन की सांस लेकर गेस्ट हाउस पहुंचना। तो वैसे तो यहाँ पर जितने भी सैंपल पेपर में संकेत बिंदुओं के आधार पर लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न थे वो सब मैंने लिख के रखा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम जो सबसे पहला ये संकेत बिंदुओं के आधार पर जो लघु कथा लिखने के लिए प्रश्न है इसे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं इन संकेत बिंदुओं के आधार पर किस तरह से कहानी लिखी जा सकती। सबसे पहले इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी का एक शीर्षक हम दे देते हैं और शीर्षक होगा जीवन की सीख। कहानी कुछ इस तरह से होगी। राहुल अपने माता पिता के साथ जयपुर में रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही शरारती था। उसके माता पिता उसे शरारत ना करने की हिदायत दिया करते थे। उसकी वार्षिक परीक्षा खत्म हो चुकी थी और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इन छुट्टियों में राहुल के माता पिता ने सपरिवार सुंदरवन जाने का कार्यक्रम बनाया था। राहुल बहुत ही उत्साहित था। दूसरे दिन ही राहुल अपने परिवार के साथ बस से सुंदरवन पहुंचा। जंगल के अंदर जाने के लिए पिता ने पहले ही टिकट खरीद रखा था। सुंदरवन देखने के लिए और भी कई परिवार वहां आए हुए थे। दूसरे दिन एक सफारी में बैठकर सभी जंगल के अंदर चले गए। जंगल में रहने वाले जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, हिरण को सामने से देखने के लिए पेड़ों पर मचान बनाए गए थे। पर्यटक मचान पर बैठकर जंगली जानवरों को देख सकते। राहुल ने भी अपने पिता से जिद की कि वह मचान पर बैठकर बाघ के आने की प्रतीक्षा करेगा। पहले तो पिता ने उसे समझाया, लेकिन जब राहुल नहीं माना तो अपने साथ उसे भी मचान पर बिठा लिया। काफी देर तक वे लोग बाघ की प्रतीक्षा करते रहे। अचानक ही बाघ के दहाड़ने की आवाज आई और देखते ही देखते एक खूंखार बाघ नीचे खड़ा दिखा। जिस पेड़ पर मचान बना था, बाघ ने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। यह देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह बुरी तरह से डर गया। बहुत कोशिश करने पर भी बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ पाया और थोड़ी ही देर में फिर से जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी लोग मचान से उतरे और सफारी में बैठकर जंगल के बाहर आ गए। जंगल से बाहर आने के बाद राहुल ने चैन की सांस ली। अब वह जल्दी से जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचना चाहता। तो इस तरह से संकेत बिंदुओं के आधार पर हम इस तरह की कहानी लिख सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कहानी लिखते वक्त कोई भी संकेत बिंदु आपको छोड़ना नहीं है। अब नैतिक शिक्षा इसकी हो सकती है, अपने से बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है। इसके बाद जो तीसरे तरह का प्रश्न लघु कथा लेखन के अंतर्गत पूछा जा रहा है वो है आत्मकथा लिखने के रूप में। अब यहाँ पर ये 3 तरह का प्रश्न जो है वो सैंपल पेपर्स में दिया गया था, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है नदी की आत्मकथा, ट्रैफिक लाइट की और पेड़ की आत्मकथा। आज हम नदी की आत्मकथा किस तरह से लिखेंगे ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की जब आपको आत्मकथा लिखनी होती है तो उस चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ है, उसका अंत कहाँ हुआ, बीच में और कौन कौन सी घटनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर नदी की आत्मकथा में आखिर आप क्या लिखेंगे, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है नदी, जो है उसका जो प्रारंभ बिंदु है वो क्या है। अब यहाँ से इसका प्रारंभ होता है पर्वत से। तो यहाँ पर पर्वत से मैदानों तक का सफर उसका कैसा रहा। कभी कभी झरनों का रूप भी ले लेती थी नदी। मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है नदी का। सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ। बाढ़ के कारण कई सभ्यताओं का अंत भी हो गया। मूर्खतावश मनुष्य नदी को गंदा कर रहा है। लोगों की जीविका का आधार भी नदी होती है। ज़्यादातर नदियाँ अंत में सागर में मिल जाती हैं। यह नदी की आत्मकथा है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु हैं आपको इस तरह से लिखने हैं जैसे कि नदी अपनी कहानी आपको बता रही है। तो आइए देखते हैं नदी की आत्मकथा हम जब उत्तर के रूप में लिखेंगे, लघु कथा के रूप में लिखेंगे तो वो कैसी होगी। तो नदी की आत्मकथा जो है उसका शीर्षक आपको दिया हुआ है, तो वो शीर्षक आप लिख देंगे। इसके बाद नदी की आत्मकथा में आप लिखेंगे, मैं एक नदी हूँ। सदियों पहले मेरा जन्म बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हुआ था। शुरू में मैं पतली धार के रूप में पहाड़ियों के बीच बहा करती थी। पर्वत के शिखर से मैदानों तक का मेरा सफ़र बहुत ही रोचक था। पेड़ पौधों, चट्टानों और पत्थरों के बीच से बहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब कभी छोटी पहाड़ियाँ सामने आती तो मैं एक झरने का रूप ले लेती थी। देखते ही देखते मैं मैदानों में बहने लगी।
लोगों ने मेरा नाम यमुना रख दिया। मनुष्य के जीवन में मेरा विशेष महत्व है। हजारों वर्ष पहले मेरी ही किनारों पर कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया। वर्षा ऋतु में कभी कभी मेरा रूप बहुत भयानक हो जाता है। मेरा जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मैं अपने ही किनारों को तोड़ती हुई गांव और शहरों तक पहुंच जाती हूँ। कुछ सभ्यताओं को तो मैंने पूरी तरह नष्ट भी कर दिया था, लेकिन आज मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण मुझे दूषित करता जा रहा है। कई लोगों का जीवन मेरे ऊपर निर्भर है। उनकी रोजी रोटी मुझसे ही चलती है। नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका लक्ष्य एक ही होता है और वह है सागर से मिलना। मैं भी इसी आस में बह रही हूँ कि एक न एक दिन मेरा मिलन समुद्र से अवश्य होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप नदी की आत्मकथा लिखेंगे। नैतिक शिक्षा अवश्य लिखें कि नदियों को दूषित ना करें, प्रकृति का संरक्षण करें। तो बच्चों, आशा है लघु कथा लेखन से संबंधित आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर सैम्पल पेपर्स में जितने भी प्रश्न मुझे मिले ये सब मैंने लिख करके यहाँ पर रखा हुआ है और इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए हो तो ज़रूर मुझे लिख करके बताएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाद में इसे ऐड कर दूँगी। तो अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।